हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू इनलाइटनिंग केमिस्ट्री। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ 10th क्लास, दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, ये सेशन आपका एक क्विक रिवीजन सेशन रहेगा जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है और इस पूरे सेशन में हम पूरे चैप्टर को कवर करेंगे विद ऑल द केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व इन इट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे कि हम ये एसिड बेस और सॉल्ट्स का चैप्टर पढ़ ही क्यों रहे हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। बेटा, हमारी डेली लाइफ के अंदर कुछ क्या बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि वो उनका केमिकल नेचर कैसा है। केमिकल नेचर में भी भाई वो एसिड हैं, बेस हैं या सॉल्ट्स हैं। ठीक है, आपने अपने आसपास देखा होगा कुछ ऐसे लोग हो जाते हैं या कई बार ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं कि हम कोई चीज़ कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हमें फूड पॉइजनिंग का खतरा हो जाता है और इवन कई केसेस तो डेथ तक भी पहुंच जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी नॉलेज कम है अबाउट दैट फूड, उस फूड के साथ हुआ क्या है, उसका नेचर क्या है। तो ये सब हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि लेमन है, लेमन का टेस्ट कैसा होता है? सोर। और जो सोप है, सोप कैसा है? बीटर। ठीक है, कुछ सब्सटेंसेस एसिडिक होते हैं नेचर के अंदर। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि एसिड्स होते क्या हैं। एसिड बेसिकली वो सब्सटेंस हैं जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और बेस वो सब्सटेंस हैं जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, इतनी बात आई समझ कि एसिड्स होते क्या हैं और बेसिस होते क्या हैं। अब एक आप यहाँ पर वर्ड देख रहे हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मेरी तरफ से इसको स्टार मार्क करो। बोर्ड्स के अंदर बहुत बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और इसका एक एग्जांपल दो। तो न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रल वर्ड ही बता रहा है कि न्यूट्रल करना मतलब किसी के इफेक्ट को कैंसिल करना। अब यहाँ पर क्या होता है बेटे कि जब एसिड और बेस आपस में कंबाइन करते हैं ना, एसिड प्लस बेस, तो क्या देंगे वो देते हैं हमें सोल्ट प्लस वाटर। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एसिड प्लस बेस कंबाइन होकर हमें देते हैं सोल्ट और वाटर, वो क्या कहलाती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब कुछ एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल में पहला तो है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक है, सेकंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक बेस है। अब मैंने आपको बताया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्शन कर रहे थे। तो अब आप बोलोगे मैम HCl तो एक एसिड है, NaOH एक बेस है, तो क्यों ना हम इनकी रिएक्शन करें। तो चलो करते हैं। HCl प्लस NaOH, इनकी रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सोल्ट। सोल्ट कौन सा? NaCl। NaCl है बेटा सोडियम क्लोराइड और ये एक कॉमन सोल्ट है जो हम यूज करते हैं, टेबल सोल्ट जिसको बोलते हैं। साथ में मुझे मिलेगा वाटर। तो आप इस रिएक्शन को याद रखोगे। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं कि एसिड्स होते क्या हैं। एसिड बेसिकली वो सब्सटेंस हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया है, जो एक्वा सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे, या हाइड्रोजन की जगह मैं इसको हाइड्रोनियम आयन भी बोल सकती हूँ। हाइड्रोजन आयन इज H पॉजिटिव और हाइड्रोनियम आयन इज H3O पॉजिटिव। ठीक है, एग्जाम्पल्स आप याद रखोगे, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड HNO3। ये तीनों आपको याद रखने हैं विद देयर नेम एंड केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब एसिड की जनरल प्रॉपर्टीज क्या हैं, तो कुछ मैंने लिखी हैं, वो आप देखो कि इनका जो टेस्ट है वो सोर है। ठीक है, नेक्स्ट है वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करते हैं, और तीसरा है कि इनका pH लेस देन 7 रहता है। अब यहाँ पर दो वर्ड्स आए हैं, एक तो लिटमस, लिटमस होता क्या है, और pH, ये हम आगे पढ़ेंगे। इस स्लाइड में आपके लिए एक क्वेश्चन है, वो क्या है, आप मुझे बताओगे कि लेमन में कौन सा एसिड होता है और साथ साथ एंट में कौन सा एसिड होता है। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एसिड। एसिड के कितने टाइप होते हैं। तो एसिड को बेटा हमने दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। पहली है सोर्स के बेस पर, दूसरा है आपका स्ट्रेंथ के बेस पर। तो सोर्स के बेस पर एसिड दो टाइप के हैं, फर्स्ट इज ऑर्गेनिक एसिड, सेकंड इज इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक नाम ही बता रहा है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक वर्ड बेसिकली लिविंग बीइंग से रिलेटेड होता है। तो ऐसे एसिड जो लिविंग सोर्स से ऑब्टेन्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड।
लिविंग सोर्स कौन से बेटा, जैसे कि प्लांट्स हो गया और एनिमल्स हो गए, ठीक है। और ऐसे एसिड्स के अंदर बेसिकली कार्बन होता है और जनरली दे आर वीक एसिड्स। इसके एग्जाम्पल आप याद रखोगे, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम इनऑर्गेनिक एसिड्स के ऊपर। इनऑर्गेनिक एसिड कौन से हैं, जो जनरली मिनरल्स से फॉर्म होते हैं, ठीक है। और मिनरल्स कहाँ मिलते हैं, अर्थ की क्रस्ट पर। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है नेचर के अंदर और इसका एग्जाम्पल है आपका HCl, H2SO4 और HNO3, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, एसिड की टाइप, सेकंड कैटेगरी, दैट इज बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बेस पर हमने एसिड को कैसे क्लासिफाई किया है, तो स्ट्रेंथ के बेस पर हमने एसिड्स को दो भागों में बांटा है, फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, सेकंड इज वीक एसिड, ठीक है। अब मैंने आपको जब एसिड की डेफिनेशन बताई तो मैंने उसमें बताया था कि वो सब्सटेंस जो पानी में जाने के बाद H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं, दे आर कॉल्ड एज एसिड्स। रिलीज करना मतलब आयोनाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो हैं जो पानी में जाते ही कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं और H पॉजिटिव को रिलीज करेंगे, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। इसका एग्जांपल HCl, H2SO4 और HNO3। इन तीनों के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा वीक एसिड्स। वीक एसिड्स क्या होते हैं, जो पार्शली आयोनाइज होंगे, क्या होंगे, पार्शली आयोनाइज, पानी में जाने के बाद कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। इसके एग्जाम्पल हैं आपके एसिटिक एसिड और कार्बोनिक एसिड, आप याद रखोगे। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH। ये जो बीच बीच में एसिड्स आ रहे हैं ना बेटे, अगर आप इसको अभी लर्न करते हुए चलोगे तो आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसका सेकंड एग्जाम्पल है कार्बोनिक एसिड, H2CO3। आई होप क्लियर हो गए टाइप्स ऑफ एसिड्स। तो चलो आगे हम देखते हैं कि बेस क्या होता है। बेस क्या है, वो सब्सटेंस जो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेंगे व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। सिंपल शब्दों में बोलूं कि बेस वो सब्सटेंस है दैट कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सेम वही बात, बेस ऐसे सब्सटेंस हैं जो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और आपस में रिएक्शन करने के बाद सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं। या यूँ कहूँ कि एक्वा सॉल्यूशन के अंदर जो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उनको हम क्या बोलेंगे बेटे, बेस। बेस की प्रॉपर्टीज क्या है, पहला तो है कि ये टेस्ट के अंदर बिटर होते हैं, सोपी टू टच। आप जब बेस को टच करोगे तो आपको लगेगा कि ये सोपी सोपी से हैं, मतलब चिकने चिकने टाइप के हैं। और नेक्स्ट क्या है कि ये रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करते हैं। इनकी pH 7 से ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। इसका एग्जाम्पल आप ये याद रखोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, ओके। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बेस, बेस के टाइप्स के बारे में। सिमिलरली एसिड की तरह हमने इसको दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, एक तो है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो स्ट्रेंथ के बेस पे देखो तो बेस आपके दो टाइप के हैं, फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड सेकंड इज वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, जो वाटर में जाने के बाद कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए। आयोनाइज होने के बाद जो OH नेगेटिव आयन देंगे, OH नेगेटिव मतलब हाइड्रोक्साइड आयन देंगे। इसके एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है इसका वीक बेस। वीक बेस क्या है, जो वाटर के अंदर पार्शियली डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। और इनके अंदर तो स्ट्रॉन्ग वालों में लार्ज अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयन आएंगे और इसके अंदर फ्यूअर OH नेगेटिव आयन आते हैं। इसका एग्जाम्पल आप याद रखोगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ बेस के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी के बेस पर बेस कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो पहला है आपका एल्कलीज। एल्कलीज क्या है, जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और नेक्स्ट है आपके इनसोल्यूबल बेस। इनसोल्यूबल नाम ही बता रहे हैं कि जो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे, एग्जाम्पल कॉपर ऑक्साइड, नेक्स्ट इज जिंक ऑक्साइड, ठीक है। ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। इस लाइन को आप नोट करो कि जितनी भी एल्कली होती हैं वो सारे बेस हैं,
बट सारे बेस एल्कलीज नहीं हो सकते। जितनी भी एल्कलीज हैं, ऑल एल्कलीज आर बेस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। ओके, चलो अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन एसिड बेस। एसिड और बेस के अंदर प्रॉपर्टीज के बेस पर क्या क्या डिफरेंस है। पहली बात तो इनकी डेफिनेशन आप देखोगे, जो वाटर के अंदर H पॉजिटिव देंगे वो क्या है, एसिड। जो OH नेगेटिव देंगे दे आर बेस। एसिड का टेस्ट सोर होता है, इनका टेस्ट कैसा होगा बेटे, बिटर। ये नॉट स्लिपरी हैं, कौन, एसिड। और बेस को आप टच करोगे दे आर सोपी या स्लिपरी। नेक्स्ट लिटमस टेस्ट जब हम करते हैं तो एसिड क्या करेंगे, ब्लू लिटमस को कन्वर्ट कर देंगे रेड लिटमस में, और बेस उल्टा करेंगे, रेड टू ब्लू। इनकी पीएच वैल्यू एसिड की 7 से कम है, इनकी 7 से ज़्यादा है। इसका एग्जाम्पल HCl, H2SO4, इनका एग्जाम्पल NaOH और KOH। रिएक्शन क्या करेंगे, बेस के साथ रिएक्ट करके वाटर एंड सोल्ट बनाते हैं, ये एसिड के साथ रिएक्ट करके वाटर एंड सोल्ट बनाएंगे। तो इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपके पेपर में आता है डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस तो आप एग्जैक्टली लिखकर आ सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। इंडिकेटर्स बेसिकली आर दो सब्सटेंसेस दैट चेंज कलर टू शो वेदर अ सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। मतलब ज़्यादातर हम इसमें कलर चेंज के बेस पर हम बताएंगे। इंडिकेटर का मतलब होता है सूचक। सूचक मीन्स जो हमें इंफॉर्मेशन देगा किसी भी सब्सटेंस के बारे में, उसके नेचर के बारे में कि वो एसिड है या बेस है, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स इट हेल्प टू आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस बाय चेंजिंग कलर। कलर चेंज होने पर जो हमें बता दे कि कोई भी सब्सटेंस का नेचर क्या है तो उसको हम बोलेंगे इंडिकेटर। इसका एक एग्जाम्पल है लिटमस। क्या है, लिटमस। अब देखो बेटा, हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंडिकेटर के बारे में कि इंडिकेटर कितने टाइप के होते हैं। तो इंडिकेटर एक होगा आपका नेचुरल इंडिकेटर, सेकंड इज सिंथेटिक एंड थर्ड इज ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर जो मतलब नेचुरल सोर्सेज से मिले, इसका एग्जांपल लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज जिसको हम हिबिस्कस भी बोलते हैं। ये अलग अलग मीडियम के अंदर मतलब एसिड और बेस के अंदर अलग अलग टाइप के चेंज शो करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे लिटमस की। लिटमस क्या है, आपको ना लैब के अंदर लिटमस बेसिकली एक पेपर की तरह मिलेगा, ऐसा स्ट्रिप जैसा मिलता है, ठीक है। आप इस लिटमस के ऊपर थोड़ा सा कोई भी सब्सटेंस जिसको आपने टेस्ट करना है, इसके ऊपर आप थोड़े से ड्रॉप्स डालते हो, मतलब उसका एक्सट्रैक्ट निकाल कर डालते हो। अगर आपके पास लिक्विड फॉर्म में है तो ठीक है, अदरवाइज आप एक्सट्रैक्ट निकाल कर डालोगे। तो अगर सब्सटेंस का नेचर एसिड है, क्या है, एसिड, तो वो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड में, अगर एसिड है तो। और अगर बेस है तो उल्टा हो जाएगा, रेड को किस में चेंज कर देगा बेटे, ब्लू में, ठीक है। दो टाइप के आते हैं, रेड और ब्लू। ये क्या है, लिटमस। और जो ये स्ट्रिप मिलेंगी इसको बोलते हैं हम लिटमस पेपर, ठीक है। नेक्स्ट है टर्मरिक, हल्दी। कई बार आपने देखा होगा कि कई बार वाइट शर्ट के ऊपर ना ऐसे येलो कलर के हल्दी के दाग लग जाते हैं, है ना, येलो कलर के हल्दी के दाग लग जाते हैं वाइट कपड़े के ऊपर। और जब आप इसको वॉश करते हो ना, आप इसके ऊपर डिटर्जेंट अप्लाई करते हो तो ये हल्दी का दाग येलो से रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, रेड में चेंज हो जाता है हल्दी का दाग। तो यहाँ पर टर्मरिक एक इंडिकेटर की तरह काम करेगा। जो एसिड के अंदर तो कोई चेंज नहीं होगा, येलो का येलो रहेगा, बट बेस के अंदर रेडिश ब्राउन हो जाएगा, कैसा, रेडिश ब्राउन। ओके, नेक्स्ट इज योर चाइना रोज जिसको हम हिबिस्कस बोलते हैं। एसिड के अंदर तो डार्क पिंक कलर रहेगा और बेस के अंदर ग्रीन कलर रहेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर इसमें दो आप याद रखोगे, फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल, जो लेबोरेटरीज के अंदर प्रिपेयर होता है। फिनोफ्थलीन एसिड के अंदर कलरलेस रहता है और बेस के अंदर पिंक कलर का हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज एसिड के अंदर रेड रहेगा और बेस के अंदर येलो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है बेटा आपको ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओल्फैक्टरी नाम ही बता रहा है, ओल्फैक्टरी मीन्स स्मेल। जो किसी स्मेल से रिलेटेड वर्ड होता है वहाँ पर बेसिकली हम एक वर्ड यूज करेंगे, दैट इज ओल्फैक्टरी। अगर एसिड और बेसिक मीडियम के अंदर स्मेल चेंज हो जाए
तो वैसे इंडिकेटर्स को हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इसका एग्जांपल आपका अनियन, वेनिला या क्लोव ऑयल। क्लोव मतलब लौंग का तेल, ठीक है। अब ये एक टेबल है एसिड बेस इंडिकेटर की और उनके अंदर क्या क्या चेंज होते हैं। लिटमस पेपर आपको बता दिया, फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, एक मिथाइल रेड है। मिथाइल रेड एसिड मीडियम के अंदर तो रेड रहेगा और बेसिक मीडियम के अंदर येलो रहेगा। टर्मरिक का आपको बता दिया गया, चाइना रोज, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। यस, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट एक नेचुरल इंडिकेटर है, एसिडिक मीडियम के अंदर रेड हो जाता है और बेसिक मीडियम के अंदर ग्रीन या येलोइश कलर का हो जाएगा। अब जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की बात की थी, अनियन, वेनिला एसेंस या क्लोव, तो वेनिला जो अनियन है एसिडिक मीडियम के अंदर उसकी स्मेल सेम रहती है, बट अगर मीडियम बेस हो गया तो उसकी स्मेल डिसअपियर हो जाएगी। सिमिलरली वेनिला एसेंस थोड़ी सी मीठी सी खुशबू होती है, तो वो एसिड के अंदर स्मेल सेम रहेगी, बेस के अंदर डिसअपियर हो जाएगी स्मेल। सिमिलरली क्लोव ऑयल के साथ भी ऐसा ही है, एसिड के अंदर स्मेल सेम रहेगी और बेस के अंदर डिसअपियर हो जाएगी। ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड के लिए डायरेक्टली क्वेश्चन इस टेबल में से पूछ लिया जाएगा, तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट की जगह मैं तो यूँ बोलूँगी कि आप साथ साथ नोट्स बनाओ, तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। नेक्स्ट शुरू हो रहा है बेटा आपके केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला तो क्या है कि एसिड जब वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयन देगा, इसी की वजह से एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमें देगा सोल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस। इतनी बात आई समझ, सोल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस, ठीक है। एक रिएक्टिविटी सीरीज है, उसमें आप देखोगे ना तो एलिमेंट को उनके रिएक्टिविटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग लगाया हुआ है, ठीक है। तो सबसे रिएक्टिव मेटल्स ऊपर लिखे जाते हैं, जैसे कि एक सोडियम है, वो हाईली रिएक्टिव मेटल है तो उसको ऊपर लिखा जाएगा, और लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स को नीचे लिखा जाता है, और बीच में हाइड्रोजन आता है। जो भी मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, और जो हाइड्रोजन से नीचे हैं वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं। तो जब भी हम ऐसे मेटल्स लेंगे जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो वो हाइड्रोजन को उसके सोल्ट में से या उसके एसिड में से रिप्लेस कर देंगे। जैसे कि जिंक, एग्जांपल ले रखा है मैंने, जिंक जब HCl के साथ रिएक्शन करेगा, जिंक का सोल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है। हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। इतनी बात आई समझ में। जब मेटल और एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमें देंगे सोल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस। और आप इस रिएक्शन की अगर ऑब्जर्वेशन आ जाए लिखने, तो आप लिखोगे बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर रिलीज्ड, ठीक है। चलो, ये NCERT में एक डायग्राम बनाया हुआ है आपका, ठीक है। इस डायग्राम के अंदर क्या है, जो रिएक्शन हुई है ना पीछे, ये वाली रिएक्शन जहाँ पर बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑब्जर्व हुए हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। तो उसके लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म की हुई है। एक्टिविटी के अंदर क्या है कि एक टेस्ट ट्यूब ले रखी है, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या करा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, H2SO4 और जिंक ग्रैन्यूल्स डाल दिए, ZN, ठीक है। जिंक के ग्रैन्यूल्स यानी कि छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला टेस्ट ट्यूब में। तो सेम जिंक क्या है आपका मेटल, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है एसिड, H2SO4। तो इनके बीच में रिएक्शन होगी और रिएक्शन क्या होगी, जिंक सल्फेट बनेगा, ZnSO4 प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, है ना। यहाँ पर इस टेस्ट ट्यूब में वो रिएक्शन हुई। रिएक्शन होने के बाद क्या हुआ कि हाइड्रोजन गैस इस टेस्ट ट्यूब के थ्रू ऊपर निकलेगी, है ना। और यहाँ पर हमने एक डिलीवरी ट्यूब लगाई हुई है, ये वाली, ठीक है। ये डिलीवरी ट्यूब के थ्रू हाइड्रोजन गैस बाहर आ जाएगी। यहाँ पर हमने एक कंटेनर रखा है एक, ठीक है। इसके अंदर सोप सॉल्यूशन फिल किया हुआ है हमने। सोप सॉल्यूशन जैसे ही फिल किया हुआ है, ऊपर से गैस आई, कौन सी, हाइड्रोजन गैस। सोप सॉल्यूशन के अंदर उसके बबल्स बनने लग जाएंगे और वो बबल ऊपर की तरफ उठेंगे, ठीक है। बबल्स फिल्ड विद हाइड्रोजन गैस। और जैसे ही हम एक बर्निंग कैंडल लेके आएंगे इन बबल्स के पास, ठीक है, तो वो पॉप साउंड के साथ बर्स्ट करेंगे, ठीक है। बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद द पॉप साउंड, दिस पॉप साउंड इज अ इंडिकेटर दैट हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड हेयर, या मैं यूं कहूँ कि हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड हेयर, ओके। चलो,
अब हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं एसिड की। क्या कि जब एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें मिलेगा सोल्ट प्लस वाटर प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आप याद रखोगे पहले वाली रिएक्शन जब एसिड ने रिएक्शन करी मेटल के साथ तब क्या बना, दूसरी रिएक्शन जब मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्शन कर रहा है तो क्या बन रहा है, याद रखोगे सोल्ट प्लस वाटर प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एक एग्जांपल हम इसका लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट जो एक मेटल कार्बोनेट है, एसिड लिया HCl, इनकी रिएक्शन करवाई तो मुझे मिला सोल्ट, कैल्शियम क्लोराइड एक सोल्ट है, ठीक है, वाटर मिला साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली। यहाँ पर CO2 की एफरवेंसीज ऑब्जर्व होंगी, जो CO2 की एफरवेंसीज ऑब्जर्व हो रही हैं ये इंडिकेट करती हैं यहाँ पर इस रिएक्शन को कि यहाँ पर ये रिएक्शन हो रही है। NCERT में सिमिलरली डायग्राम बनाया हुआ है। डायग्राम के अंदर क्या है, एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें हमने सोडियम कार्बोनेट लिया, सोडियम कार्बोनेट लिया, उसके अंदर एसिड डाला, कौन सा, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड क्या होता है, CH3COOH, एसिटिक एसिड को ही इथेनोइक एसिड बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट लिया, रिएक्शन करवाई, रिएक्शन करवाने के बाद हमें मिलेगा कौन सा, एक तो सोल्ट मिलेगा, वाटर प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मिलेगा, एक तो सोल्ट, क्या सोल्ट, CH3COONA प्लस में CO2 गैस प्लस में वाटर, ठीक है। ये CO2 गैस, ये रिएक्शन आप याद रखना, ठीक है। यहाँ पर ये सोडियम एसीटेट है, ये CO2 गैस है, ये आपका क्या है, वाटर, ठीक है। हुआ क्या, टेस्ट ट्यूब में हमने रिएक्शन करवाई, CO2 गैस बनी, जैसे ही CO2 गैस को डिलीवरी ट्यूब की हेल्प से बाहर निकाला गया उसको हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में से पास करा दिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में से पास करवाया CO2 गैस को, तो आपको यहाँ पर मिल्कीनेस अपीयर दिखेगी और वो मिल्कीनेस इंडिकेट करती है कि यहाँ पर CO2 गैस प्रोड्यूस हुई है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बहुत आसान रिएक्शन, फर्स्ट स्लाइड में ही आपको बताया है कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं दे प्रोड्यूस सोल्ट एंड वाटर, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल HCl प्लस में NaOH, जब रिएक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा NaCl दैट इज सोडियम क्लोराइड प्लस में वाटर, ठीक है। और इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है कि सॉल्यूशन आपका न्यूट्रल हो जाएगा, उसकी pH एग्जैक्टली 7 हो जाएगी। कोई भी जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है उसकी pH होती है बेटे 7। तो इस डायग्राम में भी यही है कि एक तरफ एसिड लिया, बेस लिया, रिएक्शन हुई, तो ये हमारे पास क्या मिला, सोल्ट प्लस में वाटर का सॉल्यूशन। ये रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, डबल स्टार मार्क कर लो। चलो नेक्स्ट है मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन एसिड की। एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड्स के साथ, मेटल ऑक्साइड जैसे कि आपका कॉपर ऑक्साइड हो गया, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड, इनकी रिएक्शन आपस में होगी तो क्या मिलेगा, तो जब इनकी रिएक्शन आपस में हुई तो आपको मिलेगा सोल्ट प्लस वाटर, ठीक है। आप ये रिएक्शन याद रखोगे, स्क्रीनशॉट ले लो, ये सारी रिएक्शंस आपको याद करनी है, पेपर में डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं, ठीक। चलो अब ये एक समरी टाइप है जिसमें सारी रिएक्शंस जो मैंने पढ़ाई हैं अभी 3-4 रिएक्शंस, उनकी जनरल इक्वेशन, एग्जाम्पल, उनमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन होती हैं। पहले तो आप इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। एसिड की रिएक्शन है ये सारी, हमने पढ़ा था मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें मिलेगा एसिड प्लस में मेटल गिव सोल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस। इसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, हाइड्रोजन गैस के बबल्स। नेक्स्ट मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो मुझे मिलेगा सोल्ट वाटर प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसकी ऑब्जर्वेशन थी कि CO2 गैस के एफरवेंसीज हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन हमने पढ़ी बेस के साथ, जिसको मैंने बोला न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसमें भी मुझे सोल्ट प्लस में वाटर मिला था और सॉल्यूशन क्या हो जाता है, न्यूट्रल। ये इसकी ऑब्जर्वेशंस हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इसको याद रखोगे। मेटल ऑक्साइड के साथ सिमिलरली सोल्ट प्लस में वाटर बनेगा और सोल्ट डिजोल्व हो जाएगा, वाटर फॉर्म्स, वाटर बनेगा, ठीक है। तो नोट कर लो इसको,
इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पेपर में पहले वाली 4-5 स्लाइड्स भी नहीं पढ़ते हो, सिर्फ समरी पढ़ के जाते हो, तो भी आपका क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। बेस की क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले तो बेस केमिकल नेचर शो करता है सिर्फ एक प्रॉपर्टी की वजह से। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है और वाटर के अंदर जाते ही हाइड्रोक्साइड आयन, जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो रिलीज कर देगा कौन? बेस। तो पहली रिएक्शन है कि नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन करवाई किसकी? बेस की, तो हमें क्या मिला? तो हमें मिलता है सोल्ट प्लस वाटर। इसका एग्जाम्पल NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, रिएक्शन कराई CO2 के साथ। CO2 बेटा एक नॉन मेटल ऑक्साइड है, हमें मिलेगा सोडियम कार्बोनेट जो सोल्ट है प्लस में वाटर। ऑब्जर्वेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है अमोनियम सोल्ट्स के साथ जब रिएक्शन होती है तो क्या मिलता है? जब बेस, स्ट्रॉन्ग बेस अमोनियम सोल्ट के साथ रिएक्शन करेंगे तो अमोनिया रिलीज करेंगे NH3। अमोनिया इज NH3। NH3 में एक खास बात है कि इसकी स्मेल बहुत पंजेंट होती है, बहुत बेकार होती है। जैसे मैं बोलूँ जो पब्लिक टॉयलेट्स में स्मेल आती है वो अमोनिया गैस जैसी स्मेल है। ठीक है, रिएक्शन आप याद रखोगे। अमोनियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन करा दी मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, मिला क्या? सोडियम क्लोराइड प्लस में अमोनिया गैस प्लस में वाटर। ऑब्जर्वेशन, अमोनिया गैस विद पंजेंट स्मेल इज रिलीज्ड। यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स हैं आप याद रखोगे। सबसे पहले तो जो बेस है वो OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा किसमें? वाटर के अंदर। बीटर होते हैं टेस्ट के अंदर, सोपी या स्लिपरी हैं। जब एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, एसिड ऑक्साइड के साथ और अमोनियम सोल्ट्स के साथ ये रिएक्शन करते हैं कौन? बेस। और रेड लिटमस को किस में टर्न कर देंगे? ब्लू में। और pH होती है इनकी 7 से ज़्यादा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम एसिड्स और बेस के अंदर क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। डिफरेंस तो हमने देख लिया था, अब इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं। ऑल्दो एसिड एंड बेस हैव अपोजिट प्रॉपर्टीज़, इनकी प्रॉपर्टीज़ तो बेटे अपोजिट हैं। एंड दे शेयर बट दे ऑल्सो शेयर सम कॉमन फीचर्स, उनके अंदर कुछ कॉमन फीचर्स भी हैं। वो क्या क्या हैं? पहला आप देखो, एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। चाहे बेस हो चाहे एसिड हो, अगर उनका एक्वस सॉल्यूशन है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर कर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करेंगे, याद रखना है आपको ये। थर्ड इज कोरोसिव नेचर। कोरोसिव मतलब जो जैसे आपने कोरोजन वर्ड सुना होगा, फर्स्ट चैप्टर में मैंने करवाया भी है। कोरोजन क्या होता है कि स्लो डिग्रेडेशन ऑफ मेटल, मेटल की स्लो डिग्रेडेशन ये करवाते हैं कौन? एसिड एंड बेस। फोर्थ है आपका रिएक्ट विद इंडिकेटर्स। इंडिकेटर जैसे कि मैं कहूँ लिटमस, तो लिटमस पेपर का दोनों कलर चेंज करेंगे, कलर अलग अलग चेंज करेंगे। एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देगा और बेस रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। बट कॉमन फीचर क्या हुआ कि एटलीस्ट दोनों ने कलर चेंज किया है। ये क्या है? सिमिलैरिटीज बिटवीन एसिड्स एंड बेस। आपको डिफरेंस बहुत ज़्यादा जगह मिल जाएगा बट सिमिलैरिटीज़ बहुत कम देखने को आपको मिलती हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हो या यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो अब हम शुरू से वर्ड पढ़ रहे हैं एक pH। अब फाइनली आ गया कि pH होता क्या है। pH बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जो हम यूज़ करेंगे एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए। pH क्या है? बेसिकली इट मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। ये हमें बताएगा कि कोई भी सब्सटेंस आपका कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। ठीक है, वही स्ट्रॉन्ग और वीक वाली बात आ गई यहाँ पर। जो pH है, pH वर्ड है, टर्म है जो pH, उसका मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या मैं यूँ कहूँ पावर ऑफ हाइड्रोजन, कि भाई हाइड्रोजन कितनी ज़्यादा है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, या यूँ कहूँ कि कंसंट्रेशन कितनी ज़्यादा है हाइड्रोजन की, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन ए सॉल्यूशन, उसको हम बोलते हैं pH। आप याद रखोगे pH इज यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। इट टेल्स अबाउट वेदर ए सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक और हाउ मच इट इज एसिडिक और बेसिक। और pH का आप याद रखोगे कहाँ से ये वर्ड आया है, दैट इज पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है,
पीएच मेजर करने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया, दैट इज पीएच इज इक्वल टू माइनस ऑफ log base 10 H positive. H positive is concentration of hydrogen ion. This is concentration of hydrogen ion. ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको बात बता दूं कि जो भी एसिड है, अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसके अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, क्योंकि एसिड वही होते हैं ना बेटे जो वाटर के अंदर H पॉजिटिव रिलीज कर दें। फिर हमने टाइप पढ़ाए थे कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की। स्ट्रॉन्ग एसिड वही थे जो वाटर के अंदर जाने के बाद कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएं और ज़्यादा H पॉजिटिव आयन दें हमें। ठीक है, तो वो क्या है आपके एसिड्स। और H पॉजिटिव ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में इंडिकेट करता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, और पीएच जो स्केल है उसकी रेंज 0 to 14 के बीच में वेरी करती है। इतनी बात आई समझ। जो पीएच है, पीएच स्केल एक ये जो आपको नीचे बनाकर दिखाया ना मैंने, द पीएच स्केल, ये 0 से 14 के बीच में इसकी वैल्यू होती है। 0 से 7 के बीच में जो एसिड हैं वो लाई करेंगे, 7 to 14 लाई करेंगे आपके बेस, और 7 पर होता है आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन। वाटर की पीएच 7 होती है। नेक्स्ट, अगर डिफरेंट सब्सटेंसेस की अलग अलग पीएच वैल्यू गिवन है, ये टेबल आपको लर्न करनी है। सीधा लर्न ही बोल रही हूँ क्योंकि कई बार एमसीक्यूज के अंदर वन वर्ड में पूछ लिया जाता है कि मान लो सल्फ्यूरिक एसिड है, उसकी पीएच कितनी है बताओ, जो मिल्क है उसकी पीएच कितनी है वो बताओ, ब्लड की कितनी होती है, प्योर वाटर की कितनी है, बेकिंग सोडा की कितनी है। तो ये सब आपको याद होनी चाहिए, तो आप इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन है कि जो पीएच है सोल्ट की पीएच क्या होगी वो आपको बताना है। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ। पीएच हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों हमें पीएच का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, इतनी क्या इसमें खास बात है। तो पीएच बहुत ज़्यादा मैटर करती है। क्यों? क्योंकि पीएच से ही तो हमें पता लगेगा ना कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है, हमारे लिए यूज़फुल है या हार्मफुल है, कंज्यूमेबल है या नहीं है। और पीएच एक प्रॉपर होगी, हमारी बॉडी भी एक प्रॉपर पीएच के अंदर ही काम करती है। ठीक है, तो पीएच ऑफ आवर बॉडी, फर्स्ट पॉइंट यही है, आवर बॉडी वर्क प्रॉपरली विद इन नैरो पीएच रेंज दैट इज 7 to 7.8। इस बीच ही हमारी बॉडी प्रॉपरली काम करेगी। पर जो ब्लड है उसकी पीएच है 7.4। ठीक है, ए स्लाइड चेंज इन पीएच कैन कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। अगर पीएच में थोड़ा भी चेंज होता है तो हमारी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है पीएच ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है जो डाइजेशन के अंदर हेल्प करेगा। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है कि HCl जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होगा, बट फिर भी हमारा स्टमक बर्न नहीं होता। जनरली आप एसिड को हाथ लगा दो तो आपकी स्किन बर्न हो जाएगी, बट स्टमक के अंदर ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसा क्या है? तो आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। ठीक है, एक्सेस एसिड कॉज इनडाइजेशन एंड पेन। अगर ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो गया हमारी बॉडी के अंदर HCl तो इनडाइजेशन होगा, एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम हमें हो जाएंगी, पेन होने लगेगा स्टमक के अंदर। ठीक है, तो उस टाइम क्या करना होता है कि हमारी बॉडी में HCl ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया तो हमें उस एसिड को न्यूट्रलाइज करना है। न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे? बेस लेकर, बेस जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, जिसको हम एंटासिड्स बोलते हैं। जैसे इनो वगैरह के अंदर क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वो एसिड के साथ रिएक्शन करके उसको क्या कर देगा बेटे, न्यूट्रलाइज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पीएच चेंज एज कॉज ऑफ टूथ डिके। जो टूथ डिके होता है यानी कि दांत जो हमारे खराब होने लगते हैं तो उसका क्या रीजन है। ठीक है, अगर हमारा मतलब जो माउथ का पीएच चेंज हो गया यानी कि पीएच कम हो गया, बेसिकली तो आप यूँ समझो कि टूथ एनिमल स्टार्ट डिकेइंग व्हेन द पीएच फॉल्स बिलो 5.5। हमारे जो माउथ का पीएच है वो 5.5 है, अगर उससे कम हो गया यानी कि एसिडिक नेचर हो गया। एसिडिक नेचर होते ही जो हमारी हार्डेस्ट लेयर है एनिमल की, दांतों के ऊपर कवरिंग है, वो ख़राब होने लग जाएगी। हमारे माउथ के अंदर बैक्टीरिया ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएंगे और जितने ज़्यादा बैक्टीरिया होंगे वो खुद भी एसिड प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे दांत खराब होने शुरू हो जाते हैं।
टूथपेस्ट बेसिकली बेसिक होता है नेचर के अंदर, और जो हमारे माउथ के अंदर बैक्टीरिया वगैरह प्रोड्यूस हुए हैं ना, हमारे माउथ के अंदर बैक्टीरिया वगैरह प्रोड्यूस हुए हैं जो एसिड कोज कर रहे हैं, अगर हम ब्रश करते हैं तो टूथपेस्ट जो बेसिक नेचर में है वो उसको क्या कर देगा बेटे, न्यूट्रलाइज। क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज। नेक्स्ट आता है पीएच ऑफ सोइल। सोइल भी एक प्रॉपर पीएच रेंज पर ही काम करेगी। प्लांट ग्रो वेल ओनली इन अ स्पेसिफिक पीएच रेंज। इफ सोइल इज टू एसिडिक और टू बेसिक, अगर जरूरत से ज़्यादा सोइल एसिडिक है या बेस है तो क्रॉप उसके अंदर प्रोड्यूस नहीं करेगी। ठीक है, फार्मर्स क्या करते थे, अगर सोइल ज़्यादा एसिडिक है तो उसके अंदर क्विक लाइम और स्लेक लाइम ऐड करते थे, जो उसको क्या कर देगा बेटे, न्यूट्रलाइज। क्विक लाइम का फॉर्मूला CaO कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेक लाइम का CaOH का ट्वाइस, दैट इज कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट शुरू होता है बेटे पीएच ऑफ वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज का पीएच क्या है, जो एसिड रेन है लोअर द पीएच ऑफ रिवर्स एंड लेक्स। प्योर वाटर का पीएच कितना था, 7। अगर एसिडिक रेन हो जाती है, अब एसिडिक रेन होती क्या है, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर इंडस्ट्रीज की वजह से, व्हीकल्स की वजह से कई बार सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है ना, कई बार क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम होती है, और वो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना देती है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये H2SO4 पानी के साथ मिलकर जब बादलों के बारिश के फॉर्म में नीचे गिरेगा ना, ड्रॉप्स की फॉर्म में, तो उसमें क्या है, एसिड के कण हैं। ठीक है, H2SO2 प्लस में H2O मिलकर क्या बना दिया, H2SO4। जब ये वाटर के साथ रेन की फॉर्म में नीचे गिरती हैं तो ऐसी रेन को हम बोलते हैं एसिडिक रेन। और एसिडिक रेन जब उसमें एसिड ऐड है तो ऑफ कोर्स उसका पीएच 7 से कम होगा। तो जब एसिड रेन रिवर्स और लेक्स के अंदर मिक्स होगी ना, तो जो वाटर बॉडीज है उनके पीएच को 5.6 से बहुत कम कर देती है, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। और इवन कई बार तो वाटर बॉडीज में इतना ज़्यादा एसिड हो जाता है कि वो कंज्यूमेबल भी नहीं रहता, और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं सर्वाइव भी नहीं कर पाते। ठीक है, नेक्स्ट आता है पीएच ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन का जो नॉर्मल हमारी रेन है ना, उसकी पीएच होती है 5.6, क्योंकि उसके अंदर CO2 गैस डिजोल्व है। जब CO2 वाटर के साथ मिक्स होती है तो हमें मिलता है कार्बोनिक एसिड H2CO3। अगर वहाँ पर CO2 की जगह SO2 मिक्स हो जाए तो हमें क्या मिलेगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर रेन की पीएच 5.6 से कम है तो उसको हम एसिडिक रेन कंसीडर करेंगे। एसिडिक रेन हमारे माउंटेन्स, सॉइल्स, प्लांट्स और एक्वेटिक एनिमल्स को क्या करती है, डिस्टर्ब करती है, डैमेज करती है। तो ये था इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। अब मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि सोल्ट की पीएच कितनी होती है। सोल्ट की पीएच डिपेंड करेगी कि सोल्ट बना किससे है। बनता तो एसिड और बेस से है, बट एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ है ना, वो डिसाइड करती है कि सोल्ट का पीएच क्या रहेगा। जैसे मान लो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन करेंगे तो न्यूट्रल बनेगा सोल्ट, और उसकी पीएच वैल्यू होगी 7। अगर मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया और वीक बेस ले लिया तो जो सोल्ट का नेचर है वो एसिडिक होगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ क्या लिया है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और पीएच हो जाएगी 7 से कम। वहीं पर अगर मैं वीक एसिड ले लूँ और स्ट्रॉन्ग बेस ले लूँ तो बेस का नेचर कैसा है बेटे, स्ट्रॉन्ग, तो जो सोल्ट बनेगा उसका नेचर रहेगा आपका बेसिक, और पीएच हो जाएगी 7 से ज़्यादा, क्योंकि बेस की पीएच कितनी होती है, 7 से 14 के बीच में, और एसिड की पीएच होती है 0 to 7 के बीच में। अब हम शुरू करेंगे अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कॉमन सोल्ट एज रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। कॉमन सोल्ट यहाँ पर क्या है आपका, NaCl, सोडियम क्लोराइड। बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिनके लिए एक रॉ मटेरियल की तरह काम करेगा। ठीक है, अब एक प्रोसेस आता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। कौन सा, क्लोर एल्कली प्रोसेस, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट प्रोसेस, स्टार मार्क कर लो, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये कई बार 5 मार्क्स में भी पूछ लिया जाएगा, 4 में भी, 3 में भी, और इसके अंदर से ही क्वेश्चन निकाल के आपसे 1 या 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप समझो कि क्लोर एल्कली प्रोसेस हो क्या है। क्या क्लोर एल्कली प्रोसेस बेसिकली एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, और जो आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड को
प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा किससे? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। ब्राइन क्या है? अगर आप NaCl का एक्वा सॉल्यूशन बना दोगे तो इसको हम बोलते हैं ब्राइन। NaCl से हमें क्या बनाना है? NaOH। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, अब नाम आता है कि इसका नाम क्लोर एल्कली ही क्यों रखा है। ठीक है, वाई द नेम क्लोर एल्कली? क्लोर का मतलब क्लोरीन से आया है। कहाँ से? क्लोरीन। और एल्कली का मतलब आया है यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड से, जो कि एक बेस है, और बेस को हम एल्कली बोलते हैं। एल्कली वो होता है ना जो वाटर के अंदर डिजोल्व होता है, और क्लोरीन यहाँ पर एज अ प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, रॉ मटेरियल प्रोसेस के लिए क्या है? कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का वाटर के अंदर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन लेना। ठीक है, ये क्या है? क्लोर एल्कली प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल, जिसको हम बोलते हैं ब्राइन। क्या बोलते हैं? ब्राइन। बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस ब्राइन इज प्योरीफाइड टू रिमूव इम्प्योरिटीज लाइक कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन। प्रोसेस में यूज़ करने से पहले NaCl के सॉल्यूशन को प्योरीफाई करना पड़ता है, ताकि ये वाली इम्प्योरिटीज़ कैल्शियम आयन की और मैग्नीशियम आयन की रिमूव की जा सकें, क्योंकि ये प्रोसेस को क्या करेंगी बेटे? हिंडर। ठीक है, तो अब प्रोसेस समझो। प्रोसेस क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। हमने क्या लिया? एक कंटेनर लिया। ठीक है, कंटेनर के एक साइड पे हमने एनोड लगा दी और एक तरफ हमने क्या लगा दी? कैथोड। ठीक है, अब जैसे ही हमने क्या करा, यहाँ से ब्राइन ऐड किया। क्या ऐड किया? ब्राइन। ब्राइन ऐड किया कौन से वाले कंटेनर में? जहाँ पर एनोड है। ठीक है, इन कैथोड और एनोड को हमने दो इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ। जो पॉजिटिव टर्मिनल वाला है दैट इज एनोड, और जो नेगेटिव वाला है उसको हमने बोला कैथोड। ठीक है, जो एनोड किसकी हमने यूज़ की है? बेसिकली ग्रेफाइट या टाइटेनियम की इलेक्ट्रोड ली, जिसको हमने एज एन एनोड यूज़ किया। और कैथोड हमने यूज़ किया है आयरन या स्टील, हम इनमें से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस कंटेनर के अंदर हमने ब्राइन डाला, और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई ना, तो एनोड पे एक रिएक्शन होगी और कैथोड पे एक रिएक्शन होगी। एनोड पे जो रिएक्शन होगी वो है आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और कैथोड पे जो रिएक्शन होगी उसको हमने बोला रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है क्या? आई होप आपको पता है। अगर नहीं पता तो आप चैप्टर नंबर 1 की वीडियो देख के आना, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि ऑक्सीडेशन है क्या और रिडक्शन है क्या। यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक दे देती हूँ छोटी सी। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, आप कैसे याद रखोगे? आप याद रखोगे एक निमोनिक NOx। क्या? NOx। N मतलब एनोड, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। एनोड पर क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और कैथोड के लिए आप याद रखोगे रेड कैट। क्या? रेड कैट। रेड मतलब रिडक्शन, कैट मतलब कैथोड। ठीक है, ये छोटी सी मेमोरी ट्रिक है, आपको याद करने में बहुत बहुत यूजफुल रहेगी। तो अब मेन बात करेंगे कि रिएक्शन हो क्या रही है। एनोड पर ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन होता है बेसिकली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो Cl नेगेटिव है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका Cl2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब आप पूछोगे Cl आया कहाँ से? NaCl में Cl था ना, ये वही वाला Cl है। ठीक है, अब आता है आपके रिडक्शन। कैथोड पे क्या हो रही है? कैथोड पे वाटर 2 इलेक्ट्रॉन्स, जो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं ना, वो इस वायर के थ्रू यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पर वाटर 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके बना देगा हाइड्रोजन गैस प्लस में 2OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। तो एनोड पर तो क्लोरीन गैस रिलीज हुई है, आपको याद रखना है, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है 1 वर्ड में। क्लोरीन गैस रिलीज हुई है कहाँ पर? एनोड पर। हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है कहाँ पर? कैथोड पर। और एट द एंड क्या रिएक्शन हो रही है आपकी? Na पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव कंबाइन करके क्या दे रहे हैं? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यही तो हमें फॉर्म करना था ना, हमारा मेन मोटिव ही यही था। तो ओवरऑल रिएक्शन आप ये लिखोगे 2NaCl, मैंने यहाँ पर बैलेंस करके लिख दिया, तो आप लिख देना कि NaCl प्लस में वाटर, इनकी रिएक्शन हुई, हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया, हमें क्या मिला? NaOH मिला, क्लोरीन गैस मिली और हाइड्रोजन गैस मिली है। क्लोरीन गैस मिली है एनोड पर, हाइड्रोजन गैस मिली है कैथोड पर, NaOH यहाँ पर कंटेनर में से बाहर आ गया। ठीक है, आई होप क्लोर एल्कली प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ में आया है आपको, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। चलो
नेक्स्ट जो प्रोडक्ट बने हैं ना हमारे क्लोरैल्कली प्रोसेस से, कौन कौन से थे? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। अब इनके यूजेस देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ कहाँ यूज होता है? सोप और डिटर्जेंट बनाने में, पेपर इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, और डी ग्रीसिंग मेटल्स को डी ग्रीस करने के अंदर यूज किया जाता है। सिमिलरली क्लोरीन गैस कहाँ यूज होगी? ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, वाटर प्योरिफिकेशन में, पीवीसी बनाने में, डिसइंफेक्टेंट्स बनाने के अंदर इसका यूज किया जाता है। जो लाल दवाई होती है ना, बेसिकली वो क्लोरीन ही है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन गैस कहाँ यूज होगी? अमोनिया बनाने के अंदर। अमोनिया एक फर्टिलाइजर की तरह काम करता है। हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स का हाइड्रोजिनेशन करने के लिए, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैट को सैचुरेटेड फैट्स में कन्वर्ट करने के लिए और फ्यूल्स बनाने के लिए हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है। आप 3 कंपाउंड्स पढ़ोगे, उनकी प्रिपरेशन, उनके नेम, उनके केमिकल फॉर्मूला और उनके यूजेस आपको पता होने चाहिए। पेपर में कई बार आ जाते हैं डायरेक्टली, ठीक है। पहला है आपका ब्लीचिंग पाउडर। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या है? बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या है ये? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कैसे बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवा दो क्लोरीन के साथ, क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस में वाटर। CaOH2 क्या था? स्लेक्ड लाइम। एक वर्ड और बताया था, क्विक लाइम, CaO। याद रखोगे, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो पेपर में आती हैं और फिर वही बाद में परेशान करती हैं, समझ नहीं आता तो, ठीक है। तो इस रिएक्शन को आप याद रखोगे। नाम याद रखना है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, फॉर्मूला याद रखना है CaOCl2, और ये रिएक्शन याद रखनी है। कैसे बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाई क्लोरीन गैस के साथ तो मिला कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस में वाटर। अब यूजेस क्या है? फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन, कॉटन और लिनन को ब्लीच करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट्स की तरह यूज किया जाएगा, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए यूज किया जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज किया जाएगा केमिकल इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, केमिकल फॉर्मूला NaHCO3। और बनता कैसे है? सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन करवा दो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ, क्या मिलेगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा। यूज क्या क्या है? और केक्स और ब्रेड वगैरह बनाने के लिए, बेक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर CO2 गैस बनती है, ठीक है। जब आप इसको हीट करोगे, किसको? बेकिंग सोडा को, वो CO2 गैस क्या करती है? ब्रेड वगैरह को पफी बना देती है, सॉफ्ट बना देती है, स्पंजी बना देती है, ठीक है। नेक्स्ट इसका यूज़ क्या है? एक एंटासिड की तरह यूज़ किया जा सकता है एसिडिटी या इंडाइजेशन को ठीक करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसका नेचर कैसा है बेटे? बेसिक। और हमने पढ़ा था कि एसिड और बेस मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, सोल्ट बना देंगे साथ साथ वाटर। नेक्स्ट इसका यूज है फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर, क्लींजिंग एजेंट फॉर हाउस होल्ड पर्पसेस। नेक्स्ट है केमिस्ट्री लैब्स के अंदर बहुत सारे सोडियम कंपाउंड्स होते हैं जिनको बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज किया जाता है, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा बनता कैसे है? इसके यूजेस क्या क्या हैं और इसका नाम क्या है? केमिकल नेम है इसका क्या? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, वॉशिंग सोडा, ठीक है। वैसे तो ये वॉशिंग पाउडर है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इज वॉशिंग पाउडर, ठीक है। और वॉशिंग सोडा क्या होता है आपका? सोडियम कार्बोनेट आप यहाँ पर ये जो 10HCH2O है इसको आप हटा देना, Na2CO3, ये क्या है आपका? वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, दिस इज वॉशिंग पाउडर, ठीक है। प्रिपरेशन कैसे होगी? जो सोडियम कार्बोनेट है उसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट कर दो तो क्या मिलेगा? सोडियम कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया तो मिला सोडियम कार्बोनेट प्लस में CO2 प्लस में वाटर। तो ये तो क्या है आपका? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग पाउडर बनाना होगा तो इसको वाटर में मिक्स कर दो, वाटर के साथ रिएक्शन करवाओ और फिर उसको रिक्रिस्टलाइज कर दो तो क्या मिलेगा? Na2CO3 10H2O। जो यहाँ पर 10H2O है ना बेटे, इसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन,
ठीक है, ये है आपका वॉशिंग पाउडर। अब यूज़ क्या क्या है इसका, एक क्लेंजिंग एजेंट की तरह यूज़ होगा, ग्लास, पेपर, सोप इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ किया जा सकता है, और कई ऐसे सोडियम कंपाउंड्स हैं जैसे बोरेक्स, इसको बनाने में यूज़ किया जाएगा। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। नाम याद रखोगे, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा क्या है बेटे, Na2CO3। इस सोडियम कार्बोनेट को हमने बोला वॉशिंग सोडा, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, अगर मैं यहाँ पर 10H2O और ऐड कर दूँ, दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दैट इज वॉशिंग पाउडर, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में, कि जो हम क्रिस्टल्स अपने आसपास देखते हैं ना, क्या वो सच में बिल्कुल ड्राई होते हैं? ऐसा नहीं होता, ठीक है। जो सोल्ट के क्रिस्टल हम अपने आसपास देखते हैं, उनके अंदर कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स उनके स्ट्रक्चर में ट्रैप हो जाते हैं, और ऐसे वाटर को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो क्वेश्चन यही है, आर द क्रिस्टल्स ऑफ सोल्ट रियली ड्राई? क्या जो वो सोल्ट के क्रिस्टल हैं वो सच में ड्राई हैं? तो आंसर इज नो। नो, द क्रिस्टल्स ऑफ सम सोल्ट आर नॉट रियली ड्राई इवन दो दे अपीयर ड्राई। हमें ड्राई जैसे महसूस होते हैं बट होते नहीं हैं। मैनी सोल्ट क्रिस्टल्स कंटेन वाटर मॉलिक्यूल्स विद इन दैम, दिस वाटर इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है क्या, इसकी डेफिनेशन आ जाए तो कैसे लिखोगे, द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स केमिकली कंबाइंड विद वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एक फॉर्मूला यूनिट के साथ जितने भी कंबाइन हो रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, उनको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर के लिए असेंशियल पार्ट भी है, क्योंकि सोल्ट को ये प्रॉपर शेप और कलर भी देते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। कॉपर सल्फेट इज CuSO4, पेंटाहाइड्रेट मतलब 5 वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर जुड़े हुए हैं। इन 5 वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से ही कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है बेटे, ब्लू। अब आपकी एनसीईआरटी में एक डायग्राम बनाया हुआ है, ये वाला। इसमें क्या है, एक टेस्ट ट्यूब ली हुई है, टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ क्रिस्टल्स डाले हैं हमने कॉपर सल्फेट के, और उसको एक टोंग की सहायता से पकड़ा हुआ है, और जैसे ही हम उसको हीट कर रहे हैं ना, हीट करते करते जो कलर है क्रिस्टल का वो ब्लू से वाइट हो जाता है। ब्लू से वाइट हो जाता है मतलब यहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ रिलीज हुई है उसको हीट करने पे, और वो रिलीज क्या हुआ है, 5 वाटर मॉलिक्यूल जो इसके साथ अटैच थे वो हीट करने पर क्या हो गए, इवेपोरेट हो गए, ठीक है। जैसे ही वेपराइज हो गए वो, अंदर क्या बचा, सिर्फ सोल्ट कॉपर सल्फेट, और इसका कलर होता है वाइट। तो इस एक्टिविटी से हमें पता लग गया कि ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का कलर तो वाइट है, और जो हाइड्रेटेड वाला है दैट इज ब्लू। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका वॉशिंग सोडा, अभी हमने पढ़ा है, उसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, 10। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है, 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके अंदर होते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक, हम ऑलमोस्ट चैप्टर के लास्ट में पहुंच चुके हैं, दैट इज पीओपी। पीओपी का मतलब है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी मतलब हाफ, यानी कि यहाँ पर वाटर का हाफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो आप याद रखोगे पीओपी का नाम, केमिकल नेम और उसका फॉर्मूला, दैट इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। केमिकल फॉर्मूला CaSO4 हाफ H2O। कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, पीओपी को प्रिपेयर करने के लिए हमारा जो जिप्सम होता है, जिप्सम एक आप यूँ लगा लो स्टोन टाइप मटेरियल है, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट CaSO4 2H2O। इसको हम क्या करेंगे, हीट करते ही यहाँ से 1.5 वाटर मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे, CaSO4 हाफ H2O, प्लस में ये वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो गए। ये तो क्या है, जिप्सम। 2 वाटर मॉलिक्यूल वाला क्या है, जिप्सम, और हाफ वाटर मॉलिक्यूल वाला क्या है, पीओपी, ठीक है। इतनी बात आई समझ। ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, ये वाली रिएक्शन, ये रिएक्शन, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में, किसकी प्रॉपर्टी, पीओपी की प्रॉपर्टी।
ये क्या है, एक वाइट पाउडर जैसा होता है, आपने घरों में भी देखा होगा, छतों में लोग पीओपी वगैरह करवाते हैं रूफ पर, है ना। तो जैसे ही वाटर के साथ इसको मिक्स करके एक पेस्ट सा फॉर्म करेंगे, और वो पेस्ट जैसे ही ड्राई होगा, ड्राई होने के साथ साथ वो क्या हार्ड होता जाता है, क्या हो जाता है, हार्ड। हार्ड क्यों होगा, वो वापस पीओपी से किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, जिप्सम के अंदर। ये रिएक्शन है, आप याद रखोगे, रिवर्स रिएक्शन, ऊपर वाली रिएक्शन की बिल्कुल रिवर्स है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यूजेस के बारे में। पीओपी के कहाँ कहाँ यूज़ है, बहुत सारे यूज़ हैं। स्टैचू वगैरह बनाने के लिए, टॉयज़, डेकोरेटिव मटेरियल्स बनाने के लिए, ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो हम चौक वगैरह यूज़ करते हैं उसको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है पीओपी का, ठीक है। और मोल्ड्स, कास्ट वगैरह बनाने के लिए, हॉस्पिटल्स के अंदर जो फ्रैक्चर्ड बोन्स हैं उनको सेट करने के लिए भी पीओपी का यूज़ किया जाता है। सो फाइनली हमारा चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। आई होप आपको पसंद आया होगा सेशन। एक क्विक रिवीजन सेशन था हमारा, जिसमें हमने इम्पॉर्टेंट सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू एनलाइटनिंग केमिस्ट्री, और अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर बहुत बहुत शेयर करो इसको, ताकि आप भी फ़ायदा लो और आपके जो साथी बच्चे हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, उनको भी इस वीडियो से फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।